हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। तो आगे आपका होस्ट एंड दोस्त आनंद प्रताप सिंह। और आज से जो है एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, और जो उनके सीबीएसई बोर्ड से सीधे संबंधित है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में लगभग 20 नंबर के जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हर एक चैप्टर को जो है, चाहे सोशल की कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे वो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, या सिविक्स हो जाए, या इकोनॉमिक्स हो जाए, इन सारे सब्जेक्ट को जो है 1 बाय 1 जो है एमसीक्यू टाइप में मैं कराऊंगा, ताकि उनके जो 20 नंबर है उसमें 20 नंबर में से 20 नंबर आने ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, और फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया गया है। ये कौन सा है? हिस्ट्री। और ये फर्स्ट चैप्टर, और इसको जो है 3 इसमें वीडियो बनाया जाएगा, मतलब 35 नंबर के जो होंगे, कितने देखिए 35 क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। 35 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में होगा। उसके बाद इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से जो है आएगा। ठीक है, और इसको जब देख लेंगे तो उम्मीद है कि अगर इस सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, लगभग 105 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन के आसपास मैं टोटल इस चैप्टर में कराने वाला हूं। अगर इस सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। पहले तो एक 1 वर्ड टाइप में होगा, दूसरा होगा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में होगा, और तीसरा होगा कि मैचिंग द कॉलम्स टाइप में। ठीक है, इन सारे अगर क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो शायद ही छूटेगा। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हु वाज फ्रेडरिक सॉर्यू। फ्रेडरिक सॉर्यू जो है वो कौन था? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था। तो आप लोग इसके बारे में पहले आंसर कीजिए। क्या वह एक जर्मन फिलोसफर थे? तो वह एक जर्मन फिलोसफर तो नहीं थे। ठीक है, क्या वह एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे या एन इटालियन रिवोल्यूशनरी थे? तो इटालियन रिवोल्यूशनरी भी नहीं थे, अर्थात वो इटली के जो क्रांतिकारी भी नहीं थे। एन ऑस्ट्रियन किंग थे, वह भी नहीं थे, बल्कि वो कौन थे? ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन थे? वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और जिन्होंने जो है 4 इमेजेस की एक सीरीज बनाए हुए थे। ठीक है, उनके बारे में यही कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लिखा है कि ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट एंड फ्रेडरिक सॉर्यू वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट एंड हु इन 1848, इस सन को याद रखिएगा कि इन 1848 प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ प्रिंट्स, मतलब उन्होंने जो 4 इमेजेस थे उसके जो एक सीरीज बनाए हुए थे। एंड विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उन्होंने एक ऐसे विश्व की कल्पना की थी जो क्या हो, एक लोकतांत्रिक हो और जो एक गणराज्य हो। उस प्रकार की जो है इमेजेस उन्होंने बनाए हुए थे, उस प्रकार के समाज को कल्पना कर रहे थे। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ मार्क द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यूरोप में जो है कौन सा ऐसा घटना हुआ था जहाँ से नेशनलिज्म का एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर एक्सप्रेशन देखा गया, या ये कहें कि वहीं से जो है राष्ट्रवाद का उदय देखा जाता है। तो क्या हुआ जो है फ्रांस या 1815 का कोई रिवोल्यूशन था, या 1718 का कोई रिवोल्यूशन था? तो आप देखेंगे कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था 1789, तो इसी को इसमें भरेंगे, द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ, तो फ्रांस की क्रांति का हुई थी 1789, यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। एंड मार्क द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। (1789) इसका आंसर हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। द 1789 रेवोल्यूशन इंडेड मोनार्की एंड इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। और जो 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके माध्यम से वहाँ पर जो मोनार्की है उसको समाप्त कर दिया गया था, अर्थात राजतंत्र वाली व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। और वहाँ से नेशन स्टेट की अवधारणा क्या होती है, सामने आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो आप जरूरी कर लेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला है इसको मैच करना है, कि लिखा है कि मैच दी एल्गोरिज विथ देयर कंट्रीज। तो यहाँ पर जो ये कहें कि जो मानवीकरण किया गया था, जो कंट्री है उनका जो है मानवीकरण जो किया गया था, उसके बारे में यहाँ पर बताना है कि मैरियाना कौन थी। चूंकि राष्ट्र जो है वहाँ पर जो राष्ट्र को एक स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, तो जो मैरियाना थी वो कहाँ की थी, कहाँ की थी, यह थी फ्रांस की। जर्मेनिया जो थी वो कहाँ की थी, वो जर्मनी की। ठीक है, ब्रिटेनिया कहाँ की थी, वो ब्रिटेन की थी। और लिबर्टी जो है वो कहाँ की, यूएसए, अर्थात स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो शो किया जाता है वो कहाँ की है, यूएसए का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो फर्स्ट ए वाले को किस में मिलाएंगे, फर्स्ट में, और बी वाले जो बी है उसको सेकेंड में, और सी
यहाँ पर सी वाले को थर्ड में, और इस प्रकार से डी वाले को जो है फोर्थ में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं। आंसर इसका जो था वो कौन था? ठीक है, आंसर देखिए इसका लिखा है कि मैरियाना जो फ्रांस की हो गई, बताया हूँ। जर्मेनिया जो है वो तो जर्मनी की, आप इसको यहाँ पर दिख रहा है कि जर्मेनिया जो जर्मनी सबसे बना हुआ है, फिर ब्रिटानिया जो है वो ब्रिटेन से बना हुआ है। बस इसको याद करना कि ब्रिटेन जो लिबर्टी है, जो यह कहें कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो किससे संबंधित है? यूएसए से, और जो फर्स्ट है मैरियाना वो किससे है? फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होल्ड इन सोरियूज पेंटिंग। तो कह रहे हैं कि जो सोरियो ने पेंटिंग बनाए थे उसमें किस चीज़ को शो किया गया था? तो क्या उसमें जो है स्वॉर्ड एंड क्राउन के बारे में शो किया गया था? क्या जो तलवार थी या जो क्राउन मतलब मुकुट है उसके बारे में शो किया गया था, या ब्रोकन चैन के बारे में शो किया गया था एंड फ्लैग के बारे में, या ओलिव ब्रांच एंड दी लॉरेल रेथ के बारे में शो किया गया था? तो इसका आंसर क्या था कि टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। तो वहां पर जो इनलाइटमेंट के बारे में शो किया गया था, प्रबुद्धि इसको कहते हैं, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, और वहां पर जो मानव अधिकारों के बारे में किया गया था, एक चार्टर था, एक घोषणा पत्र था, उसको शो कर रहे थे। ठीक, सॉरी के प्रिंट में। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। तो ये जो है आंसर ये हो गया। लिखा है कि इन द पेंटिंग लिबर्टी होल्ड्स एंड द टॉर्च सिंबलाइजिंग नॉलेज एंड द कैरेक्टर एंड चार्टर सिंबलाइजिंग राइट एंड इक्वलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट ले सेटर्ड इन द फोरग्राउंड ऑफ सोरियूज प्रिंट्स। तो जो सोरियो ने प्रिंट बनाए थे उसके जो फोरग्राउंड मतलब जो सामने थे, तो वहाँ पर क्या स्कैटर्ड मतलब जो छितरा हुआ था, जो फैला हुआ था, वो किस चीज़ को शो कर रहा था वहाँ पर? तो क्या उसने फ्लैग्स ऑफ मोनार्कीज, अर्थात जो वहाँ पर राजतंत्र हैं उनके फ्लैग या झंडे को शो कर रहा था क्या? तो ये भी तो आंसर नहीं होगा। चेंस ऑफ स्लेवरी, क्या वहाँ पर जो दास प्रथा थी उसके जो श्रृंखला को शो कर रहा था? तो यह भी नहीं है। सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पर जो निरंकुश राज जो संस्थाएं थी उसको क्या कर रहा था? वो शो कर रहा था। वही क्या थी? वहाँ पर स्कैटर्ड थे। ठीक, एंड रिलीजियस आइकन्स के वो तो नहीं शो कर रहा था, धार्मिक जो चिन्ह है उसको भी नहीं शो कर रहा था। तो किस चीज़ को शो कर रहा था? सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। वहाँ पर इसका होता है निरंकुश और इसका होता है संस्थान। तो वहाँ पर जो निरंकुश संस्थान थे, जो राजशाही व्यवस्था चल रही थी, उसको क्या किया गया था? उसमें शो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लिखा है कि विच कंट्रीज वेर डिपिक्टेड एज लीडिंग द प्रोसेशन इन द सोरियूज यूटोपियन विजन। तो कह रहे हैं कि वो जो सोरियो ने प्रिंट बनाए थे उसमें जो स्टैच्यू था, उस स्टैच्यू के सामने जो है कौन से ऐसे जो कंट्री थे जो क्या कर रहे थे? उस समाज को लीड कर रहे थे। उस समय क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि एक स्टैच्यू था, उस स्टैच्यू से आगे कुछ देखेंगे तो वहाँ पर अमेरिका था और स्विट्जरलैंड था। ये दोनों क्या कर रहे थे? आगे की ओर थे। और उसके बाद जो था आप देखेंगे कि फ्रांस था, जर्मनी था, या और भी जो कंट्री हैं उसके पीछे एक चैन के रूप में, या ये कह सकते हैं कि जो रेल के डिब्बे हैं उस क्रम में वो वहाँ पर शो किया गया था। ठीक, तो इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो कौन है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहाँ पर ये जो नेशन स्टेट था वो बन चुके थे, और ये और जो कंट्री थे जैसे जो ये फ्रांस है, ये लगभग इसके नेशन स्टेट बनने वाला था। उसके बाद जो जर्मनी है या जो और भी कंट्री थे, ये नेशन स्टेट के पास पहुंचने वाले थे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड।
एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड, ठीक। तो इसका आंसर क्या है कि सोर्यूज सोड द ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नेशन स्टेट। तो वही मैं जो बताऊं कि पहले ही जो क्या बन चुके हैं, नेशन स्टेट बन चुके हैं, उसको वहां पर शो किया गया था। उस जो इमेज से आगे वो बढ़ गए थे ऑफ द यूएसए एंड द स्विट्जरलैंड एंड लीडिंग द डेमोक्रेटिक मार्चेज। वहाँ पर जो लोकतांत्रिक मार्च निकाले गए थे, जो एक तरह से कह सकते हैं कि लीड कर रहे थे लोग, वो कौन थे? स्विट्जरलैंड थे, और उसके साथ ही साथ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूसेफ मैजिनी फाउंडेड द सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड इन 1831। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किसके जो है जूसेफ मैजिनी के द्वारा, जो है आप जान रहे होंगे कि वो जो है क्या नाम है कि दो संस्थाओं को फाउंडेशन किया था। एक उसका स्थापना किया था, उसमें था एक यंग इटली और दूसरा था क्या, एक यंग यूरोप। ये दोनों वो किया था, यंग इटली किया था और यंग यूरोप भी किया था। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सन के बारे में पूछा है, तो 1831 में कौन सा किया गया था? तो वह कौन सा था? 1831 में जो किया गया था उसके द्वारा यंग इटली किया गया था। जबकि यंग यूरोप की जब बात करेंगे तो यह जो है 1834 में किया गया था। और खुद जो है एक जूसेफ मैजिनी जो था वो एक कार्बनरी जो कम्युनिटी थी उसका एक सदस्य के रूप में था। यह इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि मैजिनी फाउंडेड यंग इटली टू प्रोमोट इटालियन यूनिफिकेशन एंड द डेमोक्रेसी। कह रहे हैं कि जो इटली का यूनिफिकेशन किया जा रहा था उसी समय, चूंकि जो जोसेफ मैजिनी वो कहाँ का था? इटली का था। और यह जो है इटली के एकीकरण में इसका बहुत ही अहम रोल था। तो अपने विचारों के फैलाने के लिए क्या किया था, एक जो गठन किया गया था उसका नाम क्या था? पहला था एक यंग इटली, कब किया गया था? 1831 में। और दूसरा जो था 1831, ये है 1834। सॉरी यहाँ पर 1800 है ना, 1834। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर सिंबलाइज इन द 1848 पेंटिंग। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये 1848 जो पेंटिंग है उस वो जो है उसमें जो ट्राई कलर है वो किस चीज़ को शो कर रहे थे, किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे थे? तो क्या वो जर्मन यूनिफिकेशन अंडर मोनार्की को शो कर रहे थे क्या? तो मोनार्की के अंडर में जो है वहाँ का जो ये जर्मनी को एकीकरण किया गया था उसको शो कर रहा था क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। लिबरल होप्स ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी, तो क्या यह इस चीज़ को शो कर रहा था? लिबरल होप्स ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी, तो हाँ ये इसी को शो कर रहा था। पीपल्स अथॉरिटी को भी नहीं शो कर रहा था, और नहीं जो है यहाँ पर ऑस्ट्रियन एम्पायर्स एंड द डोमिनेंस, इसको भी नहीं शो कर रहा था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि द ट्राई कलर carried by Germans and represented liberals' hopes of the unify Germans speaking states। जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स है उसको क्या कर रहा था? शो कर रहा था अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ पर क्या था? एक लोकतांत्रिक संविधान था, उसको भी क्या किया था? गठित किया गया था। ठीक। देखिए 9th क्वेश्चन कि हु डिफाइंड अ नेशन एज अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी और डेली प्लेबिसाइड्स। तो कह रहे हैं कि किसने इसमें से कहा था कि जो नेशन स्टेट होते हैं वो कई समुदायों को मिला करके बनते हैं, कई धर्म के लोगों को मिला करके बनते हैं, कई नस्लों को मिला करके बनते हैं। लेकिन इससे पहले एक अवधारणा था कि एक जो राष्ट्र है उसका निर्माण क्या होगा? केवल एक भाषा बोलने वालों लोगों से होगा, एक जाति समूह से हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो
जो नेशन स्टेट है वो कैसे होता है, एक लार्ज स्केल के आधार पर होगा, सॉलिडेरिटी के आधार पर होगा, जहाँ पर क्या होगा, एक व्यापक एकता होनी चाहिए, मतलब कई धर्म मिल करके, कई जातियाँ मिल करके और कई बहुभाषी लोग अगर रहेंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है, एक नेशन स्टेट आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में कौन बताया था, कार्ल मार्क्स बताए थे? नहीं, कार्ल मार्क्स तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोले थे। इनके बारे में इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। ऑटो वन बिस्मार्क क्या ये बोले थे? यह भी नहीं बोलेंगे, बल्कि अर्नेस्ट रेनन ने इस चीज़ को कहा था कि जो राष्ट्र या नेशन स्टेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले या अलग अलग जो जाति के होंगे या अलग अलग जो धर्म या अलग अलग लैंग्वेज जो बोलने वाले होंगे उनको मिला करके क्या होगा, नेशन स्टेट का निर्माण किया जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लिखा कि अर्नेस्ट रेनन, इन्होंने लिखा कि इनके एस्से का नाम याद रखिए कि व्हाट इज अ नेशन, कि नेशन क्या है। जो स्पीच उन्होंने दे रहे थे कि यूनिवर्सिटी की जो हाल में जो स्पीच दे रहे थे उसी समय उन्होंने लिखा था कि व्हाट इज अ नेशन, कि नेशन क्या है उसके बारे में बताए थे 1882 में। ठीक, फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन स्ट्रेस्ड दैट अ नेशन इज बिल्ट ऑन शेयर्ड हिस्ट्री, मतलब जिनका एक शेयर्ड हिस्ट्री हो, जिनका एक साझा इतिहास हो, वो भी इतिहास कैसा होना चाहिए, एक लंबा इतिहास होना चाहिए, एक लॉन्ग हिस्ट्री होनी चाहिए। एंड सेक्रीफाइसेस, और जिन्होंने क्या दिया हो, सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान दिए हो जिसके लिए। एंड दूसरा है कि उन्होंने डेली कंसेंट ऑफ इट्स पीपल, और उन्होंने जो है प्रतिदिन के आधार पर जो एक तरह से कहें कि बातचीत जो किए हैं उसके आधार पर क्या होता है, नेशन स्टेट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इवेंट मार्क द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। या आई थिंक सेकेंड टाइम क्वेश्चन हो गया है, तो इसका आंसर क्या था, विच इवेंट मार्क द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक था, शायद ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऐसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कीजिए। लिखा है कि फ्रेडरिक सॉरियो कौन था, यह जो है एक कौन थे, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट तो नहीं थे, बल्कि कौन थे, यह एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन थे, तो आप इसको किससे मिलाएंगे, फोर्स से मिलाएंगे। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसको शो कर रहा था, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट या सैटर्ड रिमेंस ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन या डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, किसके बारे में इसको बताएंगे। तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो किस चीज को शो कर रहा था, यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शो कर रहा था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, इसको पहले मिलाते हैं कि फोरग्राउंड ऑफ फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो यह किस चीज को हो जाएगा, सैटर्ड रिमेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो इस वाले को सी वाले को किससे मिला सकते हैं, टू से मिला सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे सेकंड को खाली लिख दीजिए, टू कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, और फोर्थ वाला क्या, सोरिज यूटोपियन विजन। सोरिज का कैसा वो किस कंट्री या एक है कि नेशन को किस प्रकार से कल्पना कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 1 हो जाएगा। तो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी वाले को, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सोज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर केवल आप देख लीजिए, 4 1 2 3। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट कलेक्टिव
आइडेंटिटी। तो कह रहे हैं कि व्हाट डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने किस चीज़ को मतलब क्रिएट किया, किसके लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी को लेकर के, या कहें कि जो साझा उनकी पहचान है उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, तो ट्राई कलर फ्लैग बनाए थे, सही है। नेशनल असेंबली बनाए थे, यह भी सही है। यूनिफॉर्म लॉज एंड द लैंग्वेज वो भी बनाए थे। तो कह रहे हैं कि ये ट्राई कलर भी बनाए थे, नेशनल असेंबली भी बनाई थी, यूनिफॉर्म लॉज एंड लैंग्वेज भी बनाए थे, और उसके साथ ही साथ ऑल ऑफ द एबव। तो इसका मतलब क्या था, इसमें तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है। ये पढ़ लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन कौन सा, 13 क्वेश्चन है कि विच फेमस कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन 1804। 1804 में जो है कौन सा, जो नेपोलियन के द्वारा कौन सा कोड जो है यूज किया गया था या बनाया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो कौन सा, सिविल कोड ऑफ नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड इन दी 1804, ठीक है। इसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दी नेपोलियनिक कोड एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड इंश्योर्ड इक्वलिटी। और कहने का मतलब है कि जो नेपोलियन ने जो कोड यूज किया था उसके माध्यम से क्या किया था, वो बर्थ के आधार पर जो उनको विशेषाधिकार मिल रहे थे उनको समाप्त कर दिया गया था, और उसके साथ ही साथ सभी लोगों को जो है कानून के समक्ष क्या कर दिया, समान कर दिया था। उसने कानून के समक्ष जो है सभी को, ठीक है, इंश्योर्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉज एंड द प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट। और उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उनको भी क्या किया था, सुरक्षा दिया था, और उनको भी सुरक्षित रखा था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्रुप्स वेलकम्ड नेपोलियंस रिफॉर्म्स इनिशियली। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा ग्रुप था जो क्या किया कि नेपोलियन को जो है स्टार्टिंग में बहुत तेजी के साथ जो है स्वीकार किया। तो आप देखेंगे कि वहां पर जो पीजेंट्स थे एंड नोबेल्स, सॉरी ये नहीं होगा, पीजेंट्स एंड नोबेल्स तो नहीं है, क्लर्जी एंड अरिस्टोक्रेसी तो नहीं थे, क्योंकि ये जो थे ये तो चाहते थे कौन सा, मोनार्की चाहते थे। लेकिन यहाँ पर पीजेंट्स थे, उसके बाद बिजनेसमैन थे एंड द स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे। ये लोग क्या किए थे, नेपोलियन को बहुत तेजी से स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन भी ये चाहते थे कि जो कानून हो वो क्या हो, समान हो जाए, या और जो कानून का समान रहेगा तो जो इनको टैक्सेस देने पड़ते थे एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर तो कई जगह टैक्स देने पड़ते थे, इसलिए बिजनेसमैन चाहते थे। पीजेंट्स भी चाहते थे कि सामान थोड़े उनको सस्ते मिले, जो उनको क्या हो, सस्ते मिले, जिससे वो अपने जो कृषि कार्य करना है वो अभी कर सकें। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो अभी बहुत सारी चीज़ों में क्या चाहते थे, रियायत चाहते थे। इसीलिए जो है ये तीनों ने क्या किया, सपोर्ट किया था, किसको, नेपोलियन को। स्टार्टिंग में इन्होंने वेलकम किया, लेकिन बाद में पता चला कि जो नेपोलियन है वो बहुत सही नहीं है, तो बाद में यही लोग विरोध भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्रुप्स वेलकम्ड नेपोलियंस रिफॉर्म्स, सॉरी ये तो हो गया ना क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एम्पायर वाज डिस्क्राइब्ड एज अ पैच वर्क ऑफ द मेनी रीजन्स एंड पीपल्स। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो किस नाम से, पैच वर्क का मतलब है जो छोटे छोटे भागों से एक तरह से मिला हुआ था, मिल करके बना हुआ था। तो उस समय कौन था, पर्शियन एम्पायर, ये नहीं था, रशियन एम्पायर, ये भी नहीं था, बल्कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था ये क्या था, छोटे छोटे हिस्सों से मिल करके बना हुआ था। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं थोड़ा सा। लिखा है कि हैब्सबर्ग एम्पायर लिखा है कि द ऑस्ट्रियन एंड हंगेरियन हैब्सबर्ग एम्पायर इंक्लूडेड जर्मन्स, हंगेरियंस एंड द इटालियंस, स्लोवाक एंड द क्रोएट्स एंड
पोल्स, पोल्स का मतलब कौन सा है, जो पोलैंड के वासी थे उसमें उनको क्या बोला जाता था, पोलिस बोल सकते थे। एंड द अदर्स, इन सबको मिलाकर के क्या बना था, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वह मिलकर के बना हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, पैच वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्लास डोमिनेटेड यूरोपियन सोसाइटी पॉलिटिकली एंड सोशली इन द 19th सेंचुरी। यहाँ पर देखिएगा 19th सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है, तो 19th सेंचुरी, अगर 18th सेंचुरी में देखेंगे तो वहाँ पर क्लर्जी जो थे वह और नोबेल्स जो थे। क्लर्जी का मतलब जो वहाँ पे पादरी थे, पादरी एवं जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, वो क्या थे, डोमिनेट कर रहे थे किसमें, 18th सेंचुरी में। लेकिन यहाँ पर 19th सेंचुरी की जब बात किया है तो वहाँ पर देखेंगे कि 19th सेंचुरी में लैंडेड जो एरिस्टोक्रेसी थे, वहाँ पर जो भूमि एक तरह से कह सकते हैं कुलीन जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि व्हाट डिड लिबरलिज्म मीन्स इन दी अर्ली 19th सेंचुरी। देखिए अगर क्या होता है कि वर्ड जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, इनके अर्थ भी समय समय पे बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जब अर्थ इनकी क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, तो वो इसी के बारे में पूछा है कि जो लिबरलिज्म है, जो उदारवादी है, इसका मतलब जो है यहाँ पर 19वीं सदी में क्या था, तो इसका मतलब था कि फ्रीडम, उस समय जो लिबरलिज्म है उसका अर्थ क्या होता था, उसका अर्थ होता कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स, जो व्यक्तिगत लोग हैं उनको, हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और उसके साथ ही साथ कह रहे थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि सभी लोग क्या हो, कानून के समक्ष समान हो, कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं, कोई भी नीच जाति या कोई भी उच्च जाति से नहीं है, बल्कि क्या है, सभी लोग क्या है, कानून के समक्ष समान है। इसके बारे में बात कर रहे थे, लिबरलिज्म का मतलब वो था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सफ्रेज इन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म। और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है 19वीं सदी में कह रहे हैं कि किन लोगों को जो है वोट करने से, सफ्रेज में क्या होता है कि मतदान करने से या मत देने से, कि अधिकार से किन को वंचित किया गया था, एक्सक्लूड किन लोगों को किया गया था। यहाँ पर एक्सक्लूडेड का मतलब किन को बाहर किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो क्या जो लोग प्रॉपर्टी ओन करते थे, जो प्रॉपर्टी रखते थे, क्या उन लोगों को जो है वोट करने से मना कर दिया गया था, तो नहीं, इसका आंसर तो ये गलत है। लिखा है यहाँ पर कि ऑल एरिस्टोक्रेट्स, तो सभी जो कुलीन तंत्र हैं उनको किया गया था, नहीं ये भी गलत है। इंडस्ट्रियलिस्ट को किया गया था, नहीं ये भी गलत है। बल्कि किसको किया गया था, नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड ऑल वोमेन, मतलब कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, और जो क्या थी, महिलाएं थी, सभी महिलाओं को आप देखेंगे कि जो वोट देने का अधिकार है वो नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन इन लोगों को तो दिया गया था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको दिया गया था, ऑल आर्टो के जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनको दिया गया था। प्रॉपर्टी ओनिंग मेन, जो संपत्ति रखते थे, पुरुष थे, उनको वोट करने का तो अधिकार था ही था, ठीक। देखिए क्वेश्चन है कि मैच द लीडर्स विद देयर टाइटल्स इन द इटालियन यूनिफिकेशन। तो देखेंगे कि इटली के यूनिफिकेशन में बहुत चार लोगों को नाम तो याद ही रखना है। पहले जूसेप मैजिनी हो गए, उसके बाद गैरिबाल्डी हो गए, उसके बाद जो कैबोर, और उसके बाद जो वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम क्या था, यहाँ पर देखेंगे विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो थे, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो इन चार लोगों का नाम आपको याद रखना, क्योंकि अगर इटली का यूनिफिकेशन पढ़ना है, याद करना, लिखना अगर है, तो चार लोगों का नाम पता ही होना चाहिए। तो सबकी एक अलग अलग उपाधि दी गई थी। जैसे जो मैजिनी थे उनको क्या बुलाया जाता था, यो उनको जो है इटली का हर्ट बुलाया जाता था, ही वॉज हर्ट ऑफ इटली, ठीक ठीक है। तो इसका आंसर पहले वाले में 3 हो जाएगा। उसके बाद जो गैरिबाल्डी थे, आप गैरिबाल्डी को कैसे देख सकते हैं, तो गैरिबाल्डी को जो है एक स्वॉर्ड ऑफ इटली देख सकते हैं। यह क्या थे, स्वॉर्ड ऑफ इटली। तो सेकेंड वाले को आप किस में मिला सकते हैं, गैरिबाल्डी को सेकेंड में मिला, फर्स्ट में मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद कैबोर जो थे, कैबोर के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द ब्रेन ऑफ इटली, ही वॉज द ब्रेन ऑफ इटली, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो थे, ही वॉज किंग ऑफ इटली, तो ये हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 3, ठीक है, फर्स्ट वाला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं।
3-1-2-4 ठीक है। मैजिनी को क्या बोला जाता था? हार्ट बोला जाता था, हार्ट ऑफ इटली। गैरिबाल्डी को क्या बोला जाता था? स्वॉर्ड ऑफ इटली। कैबोर को क्या बोला जाता था? ब्रेन ऑफ इटली। एंड विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो थे उनको क्या बोला जाता था? किंग ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज दी जोल्वेरिन। जोल्वेरिन जो है वो क्या था, उसके बारे में पूछ रहा है कि जर्मन पार्लियामेंट ऑफ 1848, ये तो था ही नहीं, उसको तो फ्रैंकफर्ट बोलते थे, ठीक है। कस्टम्स यूनियन इनिशिएटेड बाय प्रसिया, तो कह रहे हैं कि क्या वो एक कस्टम यूनियन था जो प्रसिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, क्योंकि जो इसी के माध्यम से जो क्या किया गया था कि आप देखेंगे जो कर सिस्टम था, जो टैक्सेस थे, वो एक सीमा से दूसरे सीमा या एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाते थे तो उन लोगों को लगभग 30 से भी अधिक जो है टैक्सेस पे करने पड़ते थे, लेकिन उन सारे को मिला करके जो है एक अलग बड़ा क्षेत्र बना दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा, लिखा है कि कस्टम्स यूनियन इनिशिएटेड बाय प्रसिया एंड एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन लिखा है इन 1834, तो 1834 में क्या बनाया गया था? जोल्वेरिन बनाया गया था, और क्या किया था? एब्सोल्यूट टैरिफ बैरियर्स, और इसके द्वारा जो है जो टैरिफ बैरियर्स थे जो वहाँ पे कर सिस्टम किए जाते थे, वो सारे बहुत जितनी बाधाएं थी उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एंड यूनिफाइड द जर्मन इकोनॉमी अंडर प्रसियन लीडरशिप, और इसी के माध्यम से जो इकोनॉमिक रूप से उनको क्या किया गया था? यूनिफाई किया गया था, समान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि हु रोट द जोल्वेरिन वुड अवेकन नेशनल सेंटिमेंट थ्रू इकोनॉमिक यूनिटी, तो आप लोग पढ़े होंगे एक फ्रेडरिक लिस्ट के बारे में, तो फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा कि यदि आप इकोनॉमिक रूप से सक्षम होंगे तभी जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति में भी सक्षम हो सकते हैं, तो उन्हीं की स्टेटमेंट है यह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखिए, लिखा है कि जर्मन इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक लिस्ट, कहाँ के थे? यह जर्मन के थे और यह एक इकोनॉमिस्ट थे। आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक यूनिटी वाज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, तो कह रहे हैं कि अगर आप क्या चाहते हैं कि अगर राजनीतिक रूप से समानता चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? राजनीतिक एकता ही पहले लाना पड़ेगा, ये आर्थिक एकता लाना की आवश्यकता है, उसके बाद क्या करेंगे? हम राजनीतिक एकता ला सकते हैं। मतलब कि जो कर सिस्टम था अलग अलग राज्यों में अलग अलग थे, उसको क्या किया जाए? पहले एक समान किया जाए, जो हर एक स्टेट में जाने पर हमको क्या करना पड़ रहा है? जो टैक्स देने पड़ रहे हैं, तो उस टैक्स से पहले बचा जाए। तो सबसे पहले इकोनॉमिक यूनिटी की आवश्यकता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल यूनिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? फ्रेडरिक लिस्ट का था। हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है कि हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है? वियना थी, और वहीं पर जो है जब वहाँ जर्मनी इसका नेपोलियन की हार हो जाती है तो वहाँ पे एक ट्रीटी साइन किया था, और उसी ट्रीटी का नाम रखा जाता है क्या? ट्रीटी ऑफ वियना। और उस ट्रीटी ऑफ वियना को जो साइन किया था तो उसके जो अध्यक्ष के रूप में या ये कहें कि जो चेयरपर्सन के रूप में थे वो कौन थे? ड्यूक मेटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया, वो कौन थे? ऑस्ट्रिया के थे जो ड्यूक मेटरनिक थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया गया था? ये ट्रीटी की गई थी, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए देखिए लिखा है कि मेटरनिक होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना एंड टू रीस्टोर, किसके लिए? टू रीस्टोर मोनार्कीज, तो जो वहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्था चल रही थी उस राजतंत्र की व्यवस्था को क्या करना था? पुनर्स्थापित करना था, क्योंकि वो जो नेपोलियन था उसके समय बहुत सारे राष्ट्रों के जो थे वहाँ के जो मोनार्क थे उनको हटा दिया गया था, तो वो कह रहे हैं कि फिर से जो है उसको रिस्टोर करना है एंड रीड्रा यूरोप आफ्टर नेपोलियंस डिफीट, और कह रहे हैं कि फिर से जो है एक बार यूरोप को जो है रीड्रा करना है, उसको फिर से एक बार क्या करना? बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द
ट्रीटी ऑफ वियना 1815। तो इसका बताए हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ट्रीटी ऑफ वियना का मेन फोकस था कि वो फिर से क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए, मोनार्की को रिस्टोर किया जाए। और उसके साथ ही साथ देखिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को इसको देख लेते हैं। अभी हम लोग देखें कि क्या करना था कि ट्रीटी ऑफ रिस्टोर मोनार्कीज, जो मोनार्क है उसको क्या करना था, रिस्टोर करना था। सॉरी, ठीक है, यहाँ देखिए, हाँ, द ट्रीटी रिस्टोर्ड, मतलब इसका उद्देश्य था कि जो मोनार्क है उसको रिस्टोर्ड कर दिया जाए। और किसको किया जाएगा, जो डिपोल्ड कर दिए। डिपोल्ड का मतलब जो हटा दिए गए हैं, जो गद्दी से हटा दिए गए थे, उनको फिर से इस्टेब्लिश किया जाए, उनको फिर से गद्दी पर बैठाया जाए। और उसके साथ ही साथ बाय नेपोलियन एंड क्रिएटेड न्यू स्टेट टू कंटेन फ्रांस, और फिर से क्या किया जाए, वहाँ से एक नए फ्रांस का उदय किया जाए। एक है कि फिर से जो है नए फ्रांस को क्या करना है, बनाना था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इटली वॉज यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट इन द ईयर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस वर्ष में जो है इटली को यूनिफाइड किया गया था। तो आप इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 1861। जो इटली को यूनिफाई किया गया था वो कौन सा समय था, 1861। लेकिन अगर जर्मनी की जब बात की जाए तो ऐसे आप लोग की बुक में जो दिया है वो पहले दिया है क्या, 1871 वाला दिया है, क्योंकि वो जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताया, फिर बाद में बताया कि 1861। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले एकीकरण किसका होता है, यूनिफिकेशन किसका होता है, वो होता है इटली का। उसके बाद किसका होता है, जर्मनी का होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो कह रहे हैं कि 1861 में क्या किया, जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जिसको मैं बताया था कि इन चारों का नाम याद ही रखना है, तो उसी में से कौन था जो किंग वहाँ का था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इसी को क्या किया गया, वाज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। इसको पूरे यूनाइटेड इटली का क्या किया गया, राजा घोषित कर दिया गया, सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज कॉल्ड। तो कह रहे हैं कि जो मानवीकरण किया गया था, जो राष्ट्रों का मानवीकरण किया गया था, जो प्रदर्शित किया जाता था किसी एक स्त्री के रूप में, तो वह किस नाम से जाना जाता था उसको। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइएगा। क्या इसका आंसर हो सकता है जर्मेनिया? क्या इसका आंसर जर्मेनिया हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जर्मेनिया तो जर्मनी के लिए है। ठीक है, क्या मरियाना हो सकता है या ब्रिटेनिया हो सकता है, या लिबर्टी हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए यूएसए, इसको कौन हो जाएगा, या यूएसए के लिए है, ब्रिटेनिया जो है ब्रिटेन के लिए हो जाएगा, या ये कहें कि यूके के लिए हो सकता है, यूनाइटेड किंगडम के लिए। और ये मरियाना जो है किसके लिए है, फ्रांस के लिए हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए, जर्मनी। Mariana symbolized the French Republic with the red cap, tricolor and cockade। और कह रहे हैं कि ये जो सारे सिंबल्स बता रहे हैं कि उनके द्वारा क्या किए गए थे, वो धारण किए गए थे, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि व्हाट डिड कंजर्वेटिव रेजिम्स ऑफ 1815 इम्पोज टू कंट्रोल लिबरल आइडियाज। तो कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने 1815 में किस चीज़ को जो किया इम्पोज किया, जिसके माध्यम से वहाँ पर जो लिबरल आइडिया थे, या जो ये कह सकते हैं कि जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे, उनको क्या किया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, उसको जो है दमनित कर दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या था, सेंसरशिप लाया गया था। और इस सेंसरशिप के माध्यम से क्या किया गया कि वहाँ पर जो रिवोल्यूशनरी थे, या जो वहाँ पर जो लिबरल्स थे, उन लोगों को क्या किया गया, दमनित किया गया। एक मिनट देखिए, तो क्या था, सेंसरशिप लाया गया था, और जिसके माध्यम से क्या किया गया था, जो वहाँ पे रिवोल्यूशनरी थे और उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर कौन थे, लिबरल्स थे, इन दोनों को जो सप्रेस करने का प्रयास किया गया था।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सेंसरशिप लॉज, कंजर्वेटिव रिजिम्स सप्रेस्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो कंजर्वेटिव रिजिम के लोग थे उनको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया था। किसके लिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। एंड प्रेस, वहाँ पर जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। टू ब्लॉक लिबरल एंड द नेशनलिस्ट आइडिया, किसके लिए? जो वहाँ पर लिबरल एंड जो नेशनलिस्ट आइडिया थे उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि हु फाउंडेड यंग इटली। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यंग इटली का जो है गठन कौन किया गया था। तो यहाँ पर मैं बताया था कि जूसेफ मैजिनी, इनके द्वारा क्या किया गया था, दो फाउंडेशन किए गए थे, दो चीज़ों की नींव रखी गई थी। एक तो था यंग इटली और दूसरा कौन था, यंग यूरोप। इन दोनों के माध्यम से क्या किए थे, उन्होंने अपने विचारों को फैलाने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर कौन हो जाएंगे, जूसेफ गैरिबाल्डी तो नहीं है, ऑटोमन बिस्मार्क भी नहीं है, जूसेफ मैजिनी। ठीक है, जूसेफ मैजिनी हो जाएंगे, विक्टर। ठीक है, Giuseppe Mazzini, and Mazzini founded Young Italy in 1831 and to promote Italian unification and the democracy. And in 1834 he was also founded and that name was Young Europe. Young Europe. In 1834. ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि ब्रोकन चेन जो है वो किसी चीज को सिंबलाइज करता है। ब्रोकन चेन जो है वो फ्रीडम को, ब्रोकन चेन किसी चीज को करता है, फ्रीडम को। उसके साथ साथ लॉरेल जो रिथ है, लॉरेल रिथ किस चीज को शो कर रहा था, विक्ट्री को शो कर रहा था। ठीक, ओक लिप्स किस चीज को शो कर रहा था, ओक लिप्स जो है वह स्ट्रेंथ को शो कर रहा था। और वहीं पे जो क्राउन ऑफ ओक है वह किसको शो कर रहा था, वह हीरोइज्म को शो कर रहा था। तो कौन सा हो जाएगा, 3 1 और 4, 3 1 4 और उसके बाद जो होगा कौन सा, 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2, इसका आंसर देख लेते हैं, 3 1 4 2। ठीक है, तो ब्रोकन चेन किस चीज को शो कर रहा था, यहाँ पर फ्रीडम को शो कर रहा था। उसके साथ लॉरेल रिथ जो है विक्ट्री को शो कर रहा है, ओक लिप्स जो है वो स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, एंड क्राउन ऑफ ओक जो है हीरोइज्म को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज डिस्क्राइब्ड बाय मेटरनिक एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो कह रहे हैं कि जो मेटरनिक, ये कौन मेटरनिक है, मेटरनिक कौन थे, ऑस्ट्रिया के थे ना, और मेटरनिक ऑस्ट्रिया के थे। और ये क्या कर रहे थे कि सबसे जो हमारे समाज के लिए जो है वो दुश्मन एक तरह से कह सकते हैं, या सबसे खतरनाक जो है वो कौन है, वो मैजिनी को बोले थे। किसको बोले थे, वो मैजिनी को बोले थे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, देखिए लिखा है कि मैजिनीज रिपब्लिकन एंड नेशनलिस्ट आइडियाज। तो जो मैजिनी के जो वहाँ पे एक तरह से कहें कि जो गणतंत्रात्मक जो उनके विचार थे, या जो उनके राष्ट्रवादी जो विचार थे, उससे वहाँ के जो कौन थे, ड्यूक मेटरनिक थे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। एंड थ्रेटेंड कंजर्वेटिव, चूंकि जो मेटरनिक थे वो कौन थे, कंजर्वेटिव थे, जो रूढ़िवादी थे, एंड मोनार्कीज एंड मेकिंग मेटरनिक फियर हिम। और कह रहे हैं कि उसके माध्यम से जो मेटरनिक क्या होते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। किसके माध्यम से, जो यहाँ पर जोसेफ मैजिनी थे उनके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फोक कल्चर फॉर नेशनलिज्म। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के लिए जो है कि किसने जो है इस चीज़ को एम्फसाइज किया था, या इस चीज़ को बहुत दबाव दे करके बोला था, जो फोक कल्चर है हमारे, जो घरेलू या एक तरह से कहें कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, उनको क्या करने की आवश्यकता है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
तो कौन इसको बोला था? कार्ल मार्क्स तो नहीं बोले थे, जॉन गॉटफ्रीड हार्डर इसके बारे में बोले थे कि जो क्षेत्रीय चीज़ें हैं उनको भी क्या करना है, जो फोक टेल्स हो गए, जो फोक सॉन्ग हो गए, उनको क्या करना है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, उनको और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देखिए लिखा है कि जॉन गॉटफ्रीड हार्डर जो है, हार्डर क्लेम्ड ट्रू जर्मन कल्चर रिसाइडेड इन द कॉमन पीपल्स सॉन्ग। तो जो सामान्य लोग हैं उनके जो गाने हैं, उनके जो गीत है, जो संगीत है, उनके जो द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, उनके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद की भाव है, उसको लाया जा सकता है। एंड पोएट्री एंड द ट्रेडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेंट इन, तो ये कब बन करके तैयार हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है 1848 में क्या हुआ था, बन करके तैयार हुआ था। देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स मेट एट फ्रैंकफर्ट इन 1848 एंड टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। तो ये क्यों फ्रैंकफर्ट में आकर के मिले थे वहाँ पर लोग? वहाँ पर आकर के मिले थे क्योंकि वो जर्मनी के लिए क्या बनाना चाहते थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना चाहते थे। उसी के लिए क्या किए थे, 1848 में आकर के मिले थे। आइए 32 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि विच वार मोबिलाइज्ड यूरोपियन सिंपैथी फॉर ग्रीस। तो कह रहे हैं कि जो ग्रीस के लोगों को जो है सिंपैथी जो है किसके लिए दिया गया था यूरोप के माध्यम से? तो क्या ऑस्ट्रो प्रशियन वार उसके माध्यम से दिया गया था क्या? तो ये तो नहीं था, बल्कि ग्रीक ने जो है ऑटोमन जो साम्राज्य था उस समय, उसके लिए खिलाफ जो है अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा था। इसके लिए जो उनके द्वारा क्या दिया गया था, सिंपैथी दिया गया था। लिखा है कि ग्रीक्स फॉट अगेंस्ट ऑटोमन रूल, क्योंकि ऑटोमन रूल जो था वो बहुत बड़ा ही साम्राज्य था और उसके खिलाफ जो है ग्रीस उसने क्या किया था, अपनी स्वतंत्रता को लेकर के लड़ाई लड़ा था। ठीक है, और इसी के लिए जो है इसको सिंपैथाइज किया गया। एंड पोएट्स लाइक लॉर्ड बायरन सपोर्टेड देम, और जो लॉर्ड बायरन जो थे, जो पोएट थे, जो एक तरह से कहें कि जो कविताएं करते थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। ठीक है, 33 नंबर देखिए कि विच ब्रदर्स कलेक्टेड जर्मन फोक टेल्स टू प्रमोट नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कौन से ऐसे जो दो भाई थे जिन्होंने क्या किया था, जर्मन जो फोक टेल्स थे उनको क्या किए थे, कलेक्ट किए थे। तो वो कौन थे? क्या मार्क्स ब्रदर्स थे? तो नहीं, मार्क्स ब्रदर तो नहीं थे, बल्कि सोरिज ब्रदर भी नहीं थे, और इसमें जो है बिस्मार्क्स ब्रदर भी नहीं थे, बल्कि कौन थे? ग्रीम ब्रदर देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था, जो सारे फोक टेल्स थे उनको कलेक्ट करने का प्रयास किया था। ठीक है, देखिए लिखा है कि जैकोब एंड दी विल्हेम, जैकोब एंड दी विल्हेम ग्रिम जो थे, हाँ, जैकोब एंड दी विल्हेम ग्रिम कलेक्टेड फेयरी टेल्स, जो वहाँ पे परियों की कहानी थी, उन चीज को क्या किए थे, कलेक्ट किए थे। एंड दी सा देम एज सिंबल्स ऑफ द ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट, और उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जो जर्मन स्पिरिट, जो मूल भावनाएं हैं, वो इसी के माध्यम से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच आर्ट मूवमेंट एम्फेसाइज्ड इमोशंस फोकलोर एंड द नेशन फीलिंग्स। तो यहाँ पर कौन सा है? तो आप देखेंगे कि जो रोमांटिसिज्म था, उस रोमांटिसिज्म में ये दिखाया गया था कि क्या जो फोकलोर्स हैं उनको, जो इमोशंस हैं और जो पोएट्री है, जो सॉन्ग्स हैं, इन सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा था, कलेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रोमांटिसिज्म। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा इसके।
लिखा है कि रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन इमोशंस, कल्चरल हेरिटेज एंड द फोक ट्रेडिशंस टू स्ट्रेंथन नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पर देखेंगे कि इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, उनको भी क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। जो कल्चरल हेरिटेज है, जो वहाँ पे धरोहर थे, उन सारे जो ऐतिहासिक जो धरोहर थे, उन सारी चीज़ों को भी कलेक्ट किया जा रहा था। उसके साथ साथ जो फोक ट्रेडिशंस थे, उन सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा था, कलेक्ट किया जा रहा था। और उसके माध्यम से जो नेशनलिज्म अर्थात जो राष्ट्रवाद की भावना है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लिखा है कि वार विथ डेनमार्क, क्या है, वार विथ डेनमार्क, तो कब हुआ था, 1864, और एक किसके साथ हुआ था, ये प्रसिया का हुआ था, और किसके साथ हो जाएगा, वार विथ डेनमार्क है, तो जाहिर सी बात है कि डेनमार्क के साथ होगा, तो ये थर्ड हो जाएगा पहले। उसके बाद ऑस्ट्रो प्रसियन वार, ठीक है, तो ऑस्ट्रो प्रसियन वार है, तो ये किसके साथ हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के साथ हो जाएगा, ऑस्ट्रो प्रसियन वार, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड कौन सा है, फ्रांस प्रसियन वार, जो फोर्थ है ना, थर्ड है, ठीक है, तो ये किसके साथ हो जाएगा, फ्रांस के साथ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लास्ट कौन सा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर 1871, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3124, 3124, ठीक है। तो ये आपका 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इस प्रकार के और भी जो मैं लाने वाला 70 क्वेश्चन नियर अबाउट होगा, वो अगर क्वेश्चन आप भी कर लेते हैं, तो आई थिंक इस चैप्टर में जो भी आपको डाउट होंगे, जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो आई थिंक पूरा कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।